आज के इस क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 जो आपके बेटा नोट्स में है वो रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है। तो हम डायरेक्ट अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करें। तो आप लोग हेडिंग लगा लें एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, जल्दी से हेडिंग लगाएं एटॉमिक स्ट्रक्चर। जी जनाब, हेडिंग लगा ली। तो अब इसका पहला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे और पहला टॉपिक जो है उसकी हेडिंग लगाएं 4.1। 4.1 उसका नाम है बच्चों डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हेडिंग लगा ली आप लोगों ने। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और वहां पर फिर हम आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे। स्टूडेंट आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही होगी। पहला टॉपिक है बच्चों डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। बच्चों थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप जरा सा सुन लीजिए। इन द फिफ्थ सेंचुरी बेटा आप लोग वक्त पे ज्वाइन करें, मुझे डिस्टरबेंस हो रही है, बार बार लोग आ रहे हैं, मुझे उनको ऐड करना पड़ रहा है। मैं कल से जो लोग टाइमली ज्वाइन नहीं करेंगे मैं उनको ऐड नहीं करूंगा। तो बच्चों दोबारा से सुने। इन द फिफ्थ सेंचुरी द ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस expressed the belief that all matter consists of very small indivisible particles which he named atomos, which means not cuttable or indivisible, nowadays called atoms. तो बच्चों एटम का तस्वुर बहुत पुराना है और ये 5th सेंचुरी में एटम का तस्वुर जो है वो सबसे पहले एक ग्रीक फिलोसोफर ने पेश किया जिसका नाम था डेमोक्राइटस। डेमोक्राइटस ने ये कॉन्सेप्ट उस वक्त पेश किया कि दुनिया का तमाम मैटर यानी हर मैटर बहुत ही स्मॉल इंडिविजिबल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसको उसने एटोमोस का नाम दिया। एटोमोस उस वक्त एटोमोस का नाम दिया, जिसको हम आजकल एटम कहते हैं। एटोमोस का मतलब होता है अनकटेबल या इंडिविजिबल। अनकटेबल और इंडिविजिबल यानी जिसको काटा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, क्योंकि एटम बहुत ही छोटा होता है। तो उसके लिए एटोमोस और एटम का लफ्जी मतलब ही क्या हुआ, जिसको काटा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके। हाँ बच्चों, अब हम आते हैं 5th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के अंदर। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक इंग्लिश स्कूल टीचर और केमिस्ट ने पेश करी जिनका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन साहब ने ये थ्योरी 1808 में पेश करी। ये थ्योरी मैटर की एग्जिस्टेंस और केमिकल नेचर को यानी एटम को एक्सप्लेन करती है। बच्चों आप सब लोग काइंडली टाइमली ज्वाइन करें। आज के बाद जो भी 1 मिनट भी लेट आएगा उसको कल से मैं ज्वाइन नहीं कराऊंगा।
तमाम लोग अपनी आईडी के साथ रोल नंबर लिखें, वरना उनको कल से ज्वाइन नहीं कराया जाएगा। दोबारा से सुन लें प्यारे बच्चों, डॉल्टन थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है। बच्चों डॉल्टन थ्योरी मैटर की नेचर को और एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करती है। यानी ये एक्सप्लेन करती है कि मैटर जो है वो इंटरनली किस चीज से मिलकर बनता है, उस चीज की क्या प्रॉपर्टीज है, ये सारा कुछ आपको इस थ्योरी में बताया जाएगा। बच्चों इस थ्योरी के 4 मेन पॉइंट्स हैं। बच्चों थ्योरी के मेन पॉइंट्स जो होते हैं उनको पोस्टुलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्टुलेट्स। तो पहला पोस्टुलेट सुनिए, ऑल एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स मैटर की एक फॉर्म है बच्चों, ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी, टाइनी माने छोटा, इनडिविजिबल यानी जिसको डिवाइड ना किया जा सके, इनडिस्ट्रक्टिबल यानी जिसको डिस्ट्रॉय ना किया जा सके, जिसको खत्म ना किया जा सके, पार्टिकल से मिलकर बनता है, विच इज कॉल्ड एटम। यानी तमाम एलिमेंट्स छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिनको एटम्स कहते हैं। प्यारे बच्चों ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको इस पॉइंट की दी है जो आपको समझनी है, याद नहीं करनी। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। बच्चों एटम जो है वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो कि दैट कैन एक्टिवली टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में एक्टिवली हिस्सा ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। और इस केमिकल रिएक्शन के दौरान हर एटम अपनी इनफिरादियत को, अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखता है। यानी हर एटम केमिकल रिएक्शन के दौरान अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज के लिहाज से हिस्सा लेता है। तो पहला पॉइंट दोबारा से सुनिए, ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी, indivisible, indestructible particles called atoms. Now students second point समझिए, all atoms of a particular element are identical in all respects। यानी बच्चों एक एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, वो तमाम एटम हर लिहाज से आइडेंटिकल होते हैं, यानी सेम होते हैं। यानी बच्चों क्या क्या चीजें एक एटम की सेम होंगी, एक एलिमेंट के जितने एटम्स होंगे वो तमाम के तमाम 4 चीजों के लिहाज से सेम होंगे। पहली चीज, तमाम एटम्स जो एक एलिमेंट के होंगे उनका साइज सेम होगा, उनकी शेप सेम होगी, उनकी मास सेम होगी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। लेकिन बच्चों एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग होगा इन प्रॉपर्टीज में। यानी एक एटम की जो मास है वो दूसरे एटम की नहीं होगी, दूसरे की डिफरेंट होगी। जो एक एटम की प्रॉपर्टीज है वो दूसरे की नहीं होंगी, दूसरे की डिफरेंट होगी। बात समझ गए? मसलन जो कार्बन का एटम है वो नाइट्रोजन के एटम से अलग होगा, और जो ऑक्सीजन का एटम है वो फ्लोरीन के एटम से अलग होगा, मास के लिहाज से, शेप के लिहाज से, साइज के लिहाज से और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से। इज इट क्लियर? मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, जी कहा जिसको तोड़ ना सके। बेटा हुरिया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे,
इंशाल्लाह। ठीक है, तो बेटा कोई क्वेश्चन पूछना आपने? एनी क्वेश्चन बच्चों? कुछ बात समझ में नहीं आ रही हो तो पूछने जल्दी से, शाबाश। इनडिस्ट्रक्टिबल मीन्स जिसको डिस्ट्रॉय ना किया जा सके, जिसको खत्म ना किया जा सके। अनडिस्ट्रक्टिबल मीन्स जिसको तोड़ा ना जा सके, नॉन ब्रेकेबल। जी बच्चों, तो फिर अगला पॉइंट पढ़ाऊं बेटा, तीसरा पॉइंट। ओके बेटा, तो तीसरे पॉइंट के लिए बोर्ड पे देखिए। तीसरे पॉइंट के लिए बोर्ड पे देखें बच्चों। तीसरा पॉइंट सुनिए। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन in a simple whole number numerical ratio, that is in simple proportion with each other to form compounds। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए बेटा। एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के आपस में एक सिंपल रेशो में कंबाइन होते हैं। सिंपल होल नंबर न्यूमेरिकल रेशो में कंबाइन होते हैं, यानी सिंपल प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं। इसके नतीजे में वो कंपाउंड बनाते हैं। अब इस पॉइंट को आप समझ लीजिए, इस पॉइंट को आप समझ लीजिए। ये मैं आपको पॉइंट, जी बेटा, एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल ठीक है बात आपकी। अब आप बोर्ड के ऊपर देखिए, बोर्ड के ऊपर देखिएगा। अब आप लोग, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि एटम किस तरह आपस में सिंपल रेशो में कंबाइन होते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला आप सबको लोगों को यकीनन मालूम है, CO2। अब बच्चों, वो कहना ये चाह रहे हैं डाल्टन साहब कि जब कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो वो सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन होगा। तो आप यहाँ पे देखें, कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन का 2 एटम्स है। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो 1:2 है। इसको हम क्या कहेंगे? सिंपल होल नंबर, सिंपल होल नंबर सिंपल होल नंबर न्यूमेरिकल रेशो, जिसको हम दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं? सिंपल प्रोपोर्शन। एटम्स कंबाइन इन सिंपल प्रोपोर्शन, एटम्स कंबाइन इन सिंपल प्रोपोर्शन, होल नंबर प्रोपोर्शन। एटम होल नंबर में कंबाइन होते हैं, फ्रैक्शन में कंबाइन नहीं होंगे। एक और एग्जांपल से देखें, एक और एग्जांपल से देखें। ये एग्जांपल है वाटर की। वाटर का फार्मूला है H2O। यहाँ पे जो रेशो है कंबाइनिंग एटम्स के दरमियान 2:1 है। ये रेशो भी क्या है? सिंपल होल नंबर रेशो है। फ्रैक्शन में एटम्स कंबाइन नहीं होंगे, कंबाइन होंगे हमेशा होल नंबर में। और ये जो होल नंबर होंगे ये सिंपल नंबर्स होंगे, 2:1, 3:2, 1:4। एक और देखो, CH4। यहाँ पे आप रेशो देखो 1:4 है। ये सिंपल रेशो है बेटा। एक और देखो, NH3। यहाँ पे रेशो 1:3 है। देखो रेशो सिंपल है और होल नंबर में है, बस। ओके, समझ में आ गया? स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? एनी क्वेश्चन?
सबकी समझ में आ रहा है? सब लोग पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा चाहे सवाल कर सकता है, अगर उनको नहीं समझ में आए तो फौरन ही सवाल करे। तीनों पॉइंट समझ में आ गए? अब बच्चों चौथा पॉइंट सुने, हम आपको बताते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट सुन लीजिए प्लीज। चौथे पॉइंट में केमिकल रिएक्शन को डिफाइन किया गया है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अरे बच्चों सबसे पहले पॉइंट को सुन लीजिए वर्ड टू वर्ड। अ केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स विदाउट चेंजिंग इट्स आइडेंटिटी। यानी केमिकल रिएक्शन में एटम्स जो हैं वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं, लेकिन जब एटम्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं तो वो अपनी शनाख्त को चेंज नहीं करते। यानी केमिकल रिएक्शन में एटम जो है वो यूनिक बिहेव करते हैं, लेकिन उनकी शनाख्त चेंज नहीं होती। उनकी शनाख्त चेंज नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ, आगे सुनिए। दैट इज, IE मीन्स दैट इज, atoms are neither be created nor be destroyed in chemical reaction। यानी एटम केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। यानी एटम जो है वो सिर्फ अपनी अरेंजमेंट को तब्दील कर सकते हैं। तो ये थे जनाब 4 पॉइंट्स। लेकिन बच्चों बात ये है कि जो चारों पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। यानी ये चारों पॉइंट्स बिल्कुल दुरुस्त नहीं थे। जैसे जैसे रिसर्च हुई, जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई, ये चारों पॉइंट्स जो है वो थोड़े से रॉन्ग साबित हो गए। और इनको सही साबित करने के लिए फिर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो है वो पेश की गई। इनफैक्ट ये ड्रॉबैक्स है इस थ्योरी के। डाल्टन थ्योरी के ड्रॉबैक्स 4 हैं, जिसको हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहेंगे। हमारी बुक में सिर्फ 2 पॉइंट दिए हुए, पहला और दूसरा, लेकिन इनफैक्ट 4 पॉइंट्स हैं। हम आपको 2 ही पॉइंट पढ़ाएंगे, लेकिन बाकी 2 पॉइंट्स आपको भेज देंगे ताकि आप इसको पढ़ सकें। तो पहला पॉइंट सुनिए। अरे बच्चों मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट यानी डिफेक्ट सुनिए। डाल्टन का ये कहना था कि एक एटम अल्टीमेट और इंडिविजिबल पार्टिकल होता है मैटर का। ये बात डाल्टन की गलत साबित हो गई। मॉडर्न रिसर्च से बच्चों ये बात पता चली है कि एक एटम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके अंदर, और एटम जो होता है वो डिविजिबल होता है। एटम डिविजिबल होता है और स्मॉलर पार्टिकल से मिलके बनता है जो एटम से भी छोटे होते हैं। प्यारे बच्चों उन पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। बच्चों अब तक एटम में 36 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं। वो एटम जिसको डाल्टन साहब इंडिविजिबल कह रहे थे, उस एटम के अंदर मजीद छोटे छोटे 36 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो गए हैं, जिनके नाम आपको बच्चों कुछ के तो पता ही है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तो आपको पता ही है। लेकिन इनके अलावा बच्चों पॉजिट्रॉन भी एक पार्टिकल है, म्यूऑन भी एक पार्टिकल है, मीजॉन भी एक पार्टिकल है। इसके अलावा बच्चों एक और पार्टिकल न्यूट्रिनो है। तो ये तो मैंने बच्चों आपको कुछ पार्टिकल्स जो है वो बताए। 36 पार्टिकल्स हैं एटम में, 36 से ज्यादा। तो अब एटम को डिविजिबल कहना चाहिए, एटम को इंडिविजिबल नहीं कहना चाहिए। एटम इज डिविजिबल नाउ। Atom can be further subdivided into even smaller particles.
एटम में जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। सब एटॉमिक का मतलब है इनसाइड द एटम। और अब दूसरा पॉइंट सुनिए बच्चों, डाल्टन का ये कहना था थ्योरी के अंदर, अपनी डाल्टन थ्योरी में, कि एक एलिमेंट के तमाम एटम्स की मास सेम होती है, लेकिन बच्चों इस पॉइंट को मॉडिफाई करना पड़ा जब आइसोटोप डिस्कवर हो गए। और आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं जिनकी एटॉमिक मासेस डिफरेंट होती है, जिनकी एटॉमिक मासेस डिफरेंट होती हैं। जबकि डाल्टन का ये कहना था कि तमाम एलिमेंट, एक एलिमेंट के तमाम एटम्स, ऑल एटम्स, तमाम एटम्स की मास सेम होती है। बात समझ में आ गई? तो ये दो ऑब्जेक्शन हुए जनाबे वाला, और इसको मॉडर्न थ्योरी कहते हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो ये थी बच्चों डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सहराम, मैं चौथा वाला पॉइंट आपको रिपीट करता हूं, नोट पैड पर देखिए। स्टूडेंट मैं रिपीट करता हूं, जरा सा वेट कीजिएगा 1 मिनट। स्टूडेंट्स, असल में हमारी बिल्ली हमें तंग कर रही थी, तो उसको हमने थोड़ा एक जगह पे रख दिया ताकि वो हमें तंग ना करे। मैं चौथा वाला पॉइंट आपको समझाता हूं, दोबारा से प्लीज देखिएगा। चौथा वाला पॉइंट क्या है? चौथा वाला पॉइंट ये है कि केमिकल रिएक्शन is the rearrangement of atom without changing its identity. ये केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन आपके सामने। A chemical reaction is a rearrangement of atom without changing its identity. आप जरा सा चेक कीजिएगा आप रिएक्शन को, मैं आपके सामने लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये है आयरन। अगर हम आयरन को सल्फर के साथ गर्म करें तो आयरन और सल्फर आपस में कंबाइन होकर आयरन सल्फाइड बना लेते हैं। अब देखिए, ये आयरन जो इस साइड पर है, ये वाला आयरन और ये वाला सल्फर, ये एटम है। आयरन एटम, सल्फर एटम। ये आयरन सल्फाइड जो बना, उसमें आयरन की कंपोजिशन चेंज नहीं हुई, सल्फर की कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। यहां पर भी आयरन अपने उसी एटॉमिक फॉर्म में है जहां जो लेफ्ट साइड पे था। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स की शनाख्त चेंज नहीं होगी, एटम की शनाख्त चेंज नहीं होगी। आगे बात समझ में? बेटा ये अभी अभी भी बच्चे आ रहे हैं, प्लीज आप लोग वक्त पे ज्वाइन करें, कल से आपको बिल्कुल क्लास नहीं लेने दी जाएगी। तो बच्चों ये था हमारा पहला टॉपिक। अब आप लोग हेडिंग लगाएं, टॉपिक नंबर 4.2। 4.2 की हेडिंग लगाएं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, हेडिंग आप लगा लीजिए जनाब।
फंडा में 4.2 हेडिंग नंबर 4.2 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। इस हेडिंग को हम इस तरह भी कह सकते हैं कंटेंट ऑफ एटम, यानी एटम में क्या होता है। बच्चों, एटम के दो पोर्शन होते हैं। एटम का सेंट्रल पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पार्ट्स होते हैं जिनको ऑर्बिट्स कहते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। प्यारे बच्चों, ये एटम की जो पार्ट्स हैं वो हम आपको एक डायग्राम में दिखाते हैं। आप देखिएगा हमारे पास ये आपके सामने हम एटम की एक डायग्राम आपको बना के दिखा रहे हैं। तवज्जो के साथ देखिए। ये बच्चों एटम का सेंट्रल पार्ट है। सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। इस पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मैं इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आपको दिखा रहा हूँ। बच्चों, इस सेंट्रल पार्ट के अराउंड सर्कुलर पाथ्स होते हैं। इन सर्कुलर पाथ्स को ऑर्बिट्स कहते हैं। इन सर्कुलर पाथ्स को शेल भी कहते हैं। बच्चों, ये जो आपको सर्कुलर पाथ नजर आ रहा है, ये कहलाते हैं शेल्स। शेल्स या फिर इनको कहते हैं ऑर्बिट्स। इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल। पहले शेल को कहते हैं के, दूसरे को कहते हैं एल और तीसरे को कहते हैं एम। इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं। ये सेंट्रल पार्ट है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जी जनाब। जी बेटा, इनको शेल्स भी कहते हैं। तो सर्कुलर पाथ्स होते हैं, इनको शेल्स या ऑर्बिट्स कहते हैं। पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। लेकिन आउटर शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ये दूसरा शेल है बच्चों। और फॉर एग्जाम्पल ये तीसरा शेल है और इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस तरह से शो किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकंड में 8 आ गए और थर्ड में 2 आ गए। इस तरह से हमने जो इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करा है शेल्स में, इस डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा जो हम आपको पढ़ाएंगे। आइए आपको दोबारा फंडामेंटल पार्टिकल्स की तरफ लेके चलते हैं। एक एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं, जिनके नाम है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो अब बच्चों, हमने इनकी आपको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पढ़ानी है। इसके लिए हम एक चार्ट यूज करेंगे। इसके लिए हम एक चार्ट जो है वो यूज करेंगे। ये आपके सामने चार्ट है। तो सबसे पहले देखिएगा, इस चार्ट को देखिएगा। पार्टिकल है ये, दूसरे कॉलम में आपने चार्ज लिखना है, तीसरे कॉलम में आपने मास लिखनी है।
सबसे पहले बच्चों न्यूट्रॉन का चार्ज देखें। बच्चों चार्ज का यूनिट होता है कूलोम, इसका सिंबल होता है सी। बच्चों चार्ज का एक और यूनिट होता है, उसे कहते हैं ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और बच्चों तीसरे कॉलम में लिखा है रिलेटिव चार्ज। तो बच्चों न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है हर यूनिट पे। इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। प्यारे बच्चों दूसरे कॉलम में मास है। मास सबसे पहले किलोग्राम के अंदर है, फिर ग्राम में है और फिर AMU में है। AMU आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था। ये बच्चों आपको याद करनी पड़ेगी मास, इसका कोई हल नहीं है, ये याद करना पड़ेगा आपको। तो अब आपको हम प्रोटॉन का चार्ज बताते हैं। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है और इसकी वैल्यू होती है 1.602 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी बच्चों यही होता है, लेकिन इसकी वैल्यू माइनस में होती है। तो आप देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, लेकिन साइन अलग है। यही वैल्यू बच्चों ESU में है 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। प्रोटॉन का ये प्लस में होगा, न्यूट्रॉन का ये माइनस, इलेक्ट्रॉन का ये माइनस में होगा। इस पूरे चार्ज को बच्चों कहते हैं +1 और इस पूरे चार्ज को जो इलेक्ट्रॉन का है कहते हैं -1। ये जनाबे वाला चार्ज हो गया। अब आप मास देख लीजिए। सबसे हैवी जो है वो न्यूट्रॉन होता है, सबसे हैवी न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन की मास सबसे भारी है। इसकी वैल्यू देखें 1.674929। याद करें वैल्यू 1.674929 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। किलोग्राम में -27 होगी दोनों की, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की। ग्राम के अंदर देखो वैल्यू वही रहेगी 1.674929, तो वही रहेगी। पावर जो है वो -24 हो जाएगी। इस पूरी वैल्यू को 1 AMU कहते थे, आप याद कीजिए, लेकिन एक्यूरेटली इसकी वैल्यू होगी 1.0086654 6654। प्रोटॉन की मास देखें 1.67 तक तो सेम है, आगे चेंज हो रही है थर्ड डेसिमल प्लेस पर 2623 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 या 1.672623 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24। ये बहुत कम मास है और इस पूरी मास को AMU में तकरीबन 1 AMU कहते हैं। एक्यूरेटली 1.0072766। लेकिन ये थोड़ा कम हो गया ना, तो न्यूट्रॉन सबसे भारी हुआ और इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है 9.109390 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31। माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी छोटी हो जाती है। ग्राम में यही वैल्यू -28 बनेगी और AMU में ये वैल्यू बहुत ही कम है, 0.00548 आपकी बुक में है, लेकिन 85 भी है। ये जनाब इन पार्टिकल्स की कंपोजिशन आपको हमने चार्ट की शक्ल में पढ़ाई। एक चार्ट और है, वो आपको हम भेज देंगे। जी बेटा, जो बात की वैल्यूज है वो सही है सारी। देखिए एक और चार्ट बनाया है, देखिए आपके लिए ये वाला चार्ट देखें। इस चार्ट में देखिए हमने इलेक्ट्रिक चार्ज लिखा है कूलोम में, फिर रिलेटिव चार्ज लिखा है। इसके अंदर एक नई चीज है रिलेटिव मास। रिलेटिव मास ये है कि इलेक्ट्रॉन 1836 टाइम्स प्रोटॉन से हल्का है, जबकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स भारी है। न्यूट्रॉन 1842 टाइम भारी है। ये एक नई चीज है, आप इसको भी अपने उस पर लिख सकते हैं।
ये एक और चार्ट है, जो आपको अच्छा लगे वो वाला याद कर लीजिए। वैल्यूज सारी वही हैं जो ऊपर लिखी हुई है। ये एक तीसरा चार्ट है, देखें। इस पे एक नई चीज हमने डाली है, स्पेसिफिक चार्ज। ये आपने याद नहीं करना, स्पेसिफिक चार्ज। तो बच्चों यहीं पे हमारी क्लास खत्म हो रही है। ये चार्ट हम आपको भेज देंगे रात को। तो एनी क्वेश्चन प्लीज। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? बेटा वो बाद में पढ़ेंगे, आपको बता दिया। ये सब वैल्यूज याद करनी है जी। ESU माने ये चार्ज का यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, टाइम इज अप।